नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पर्यावरण और पारिस्थितिकी विषय पर जो हमारी घटना चक्र है, ठीक है, घटना चक्र पूर्वावलोकन है, इसका अध्ययन करेंगे। इसके महत्वपूर्ण टॉपिक्स को हम देखेंगे। सो दोस्तों, इस पीडीएफ का जो पूरा क्रेडिट है वो हम घटना चक्र प्रकाशन को देते हैं। ठीक है, अब इसमें देखते हैं कि हमें क्या क्या टॉपिक देखने को मिलेगा। इसके अंदर हमारा पहला टॉपिक है पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी एवं सतत विकास। ठीक है, पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, जैव विविधता, हरित गृह एवं प्रभाव, ठीक है, जलवायु परिवर्तन, ओजोन परत का क्षरण, वन एवं वन्य जीव अभ्यारण्य, जीव मंडल, वैकल्पिक ऊर्जा, प्रदूषण, जल संरक्षण और विविध। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पहला टॉपिक उठाएंगे जिसका नाम है पर्यावरण एवं सतत विकास। राइट, तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा दोस्तों क्या है, पर्यावरण और सतत विकास। इसको हम उठाएंगे और देखेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर्स हैं और किस किस विषय पर हमें इंफॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो देखते हैं दोस्तों। दोस्तों, इसके अंदर क्या है कि यूपीएससी के अंदर जितने भी एग्ज़ाम हैं, उत्तर प्रदेश पीएससी, ठीक है, उत्तराखंड पीएससी, मध्य प्रदेश पीएससी, ठीक है, छत्तीसगढ़, राजस्थान, बिहार, इसके अंदर पीसीएस एग्ज़ाम के भी हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो टोटल दोस्तों इसके अंदर बताया गया है कि 226 को एग्ज़ाम पेपर्स के लगभग 28,935, मतलब इतने हमें एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। राइट, तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज का हमारा पहला टॉपिक जिसका नाम है पर्यावरण एवं सतत विकास। तो हमारा पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, पर्यावरण एवं सतत विकास। इसके ऊपर अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि इस टॉपिक के अंदर हमें कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों कि पर्यावरण होता क्या है। तो पहला ही टॉपिक हमारा पर्यावरण है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण नोट्स दिए गए हैं, उनको हम देखेंगे। पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु का समूह जो हमें चारों ओर से घिरे हुए है, सामूहिक रूप से पर्यावरण कहलाता है। तो दोस्तों, इसके अंदर डेफिनेशन हमें देखने को मिलेगी। इसमें बताया गया है कि पर्यावरण होता क्या है। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। पर्यावरण क्या है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु, इन सभी का जो समूह है हमें चारों ओर से क्या घेरे हुए है, और इसे सामूहिक रूप से क्या है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, पर्यावरण के ये अजैविक और जैविक संगठक आपस में अंतरक्रिया करते हैं। सो दोस्तों, इसमें क्या बताया गया है कि जो जैविक और अजैविक जो संगठक है आपस में क्या इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, यह संपूर्ण प्रक्रिया एक तंत्र के रूप में काम करती है जिसे हम पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। सो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो इंटरेक्शन है आपस में एक तंत्र के रूप में काम करती है, और ये तंत्र ही क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला दोस्तों इसमें बताया गया कि पर्यावरण को जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार परिभाषित करने की कोशिश की है। इसमें बताया गया है कि पर्यावरण किसी जीव के चारों तरफ घिरे भौतिक और जैविक दशाओं तथा उनके साथ अंतःक्रियाओं को सम्मिलित करता है। तो दोस्तों, इसके अंदर डेफिनेशन की बात किया कि आखिर पर्यावरण होता क्या है। तो इसमें बताया गया है कि कोई भी जीव है उसके चारों तरफ जो भौतिक और जैविक दशाएं हैं और उनके साथ अंतःक्रिया हो रही है, इसे क्या है, पर्यावरण कहा गया है। ठीक है, हमें ध्यान देना होगा कि परि और आवरण शब्दों के मिलने से क्या दोस्तों, पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति होती है। ठीक है, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ है जो हमें चारों ओर से घेरे हुए हैं। सो दोस्तों, हम इस डायग्राम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि पर्यावरण का मतलब क्या है। सो दोस्तों, मान लो यहाँ पर हम बैठे हुए हैं और हमें समझना है कि पर्यावरण माने क्या। तो पर्यावरण माने क्या है, इसको हमें देखने के लिए क्या है, इसमें बताया कि एटमॉस्फेयर है, ठीक है, हाइड्रोस्फीयर है, बायोस्फीयर है और जल स्फीयर, ठीक है, लिथोस्फीयर है। इन सभी से क्या है, एक मनुष्य घिरा हुआ है, और इन सभी से घिरे होने के कारण हमारा पर्यावरण का निर्माण होता है। राइट, तो इन सभी के घिरे होने के कारण क्या है, हमारा पर्यावरण का निर्माण होता है। तो कोई भी व्यक्ति इंडिविजुअल वायुमंडल से घिरा हुआ है, जीव मंडल से घिरा हुआ है, जल मंडल और स्थल मंडल। यदि हम बात करें कि जीव मंडल में हम किसे रखेंगे, तो जीव मंडल में दोस्तों हम पौधे और जंतु, मतलब जितना भी हमारा फ्लोरा एंड फोना है उसको हम रखेंगे। यदि बात करें वायुमंडल की, तो वायुमंडल में दोस्तों क्या है, हम समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर, और हमारे शुरुआत में क्या है, क्षोभ मंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फेयर देखने को मिलेगा, उसके बाद मध्य मंडल। तो हमारा जो क्षोभ मंडल और समताप मंडल है ये हमारे वायुमंडल के पार्ट है। ठीक है, अगर हम स्थल मंडल की बात करें तो स्थल मंडल में हमें पर्वत, मैदान, मरुस्थल देखने को मिलेंगे। वहीं हम जल मंडल की बात करें तो जल मंडल में हमें हिमनद, झील, नदी, सागर, ये सब देखने को मिलेंगे। सो दोस्तों, तो ठीक है, इस हिसाब से हमने देखा कि यहाँ पर एक पर्यावरण है, मतलब हम बैठे हुए हैं, तो हमें क्या है, वायुमंडल भी से भी घिरे हुए हैं, जीव मंडल से भी घिरे हुए हैं, हम जल मंडल से भी घिरे हुए हैं, और साथ के साथ हम स्थल मंडल से भी घिरे हुए हैं। तो हम इतनी सारी दशाओं से क्या है दोस्तों, घिरे हुए हैं।
तो एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जो वायुमंडल से भी घिरा हुआ है, जीव मंडल से भी घिरा हुआ है, जल मंडल से भी घिरा हुआ है और स्थल मंडल से भी घिरा हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो जैविक और अजैविक संगठकों से मिले हुए आवरण से घिरा हुआ है वही पर्यावरण कहलाता है। ठीक है। सो दोस्तों, आई होप हमारी जो डेफिनेशन अब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई होगी हमारी छवि में, हमारे मानसिक छवि में। पर्यावरण एक अविभाज्य समष्टि। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि पर्यावरण क्या है, एक अविभाज्य समष्टि। मतलब दोस्तों, इसका अर्थ ये होता है कि हम अपने आप को पर्यावरण से कभी भी अलग नहीं कर सकते हैं। ठीक है। इसके अंदर जैविक और अजैविक दोनों ही तत्वों का अंदर पारस्परिक क्रियाशील तंत्रों से इसकी रचना होती है। तो इसके अंदर बताया गया दोस्तों कि जैविक और अजैविक तत्व क्या है, आपस में क्या है, अंतर क्रिया करते हैं। ठीक है। भौतिक के अंदर हम ले सकते हैं स्थल, जल, वायु, प्रकाश आदि। ठीक है। जैविक में ले सकते हैं पादप, जीव जंतु, सूक्ष्म जीव। ठीक है। और सांस्कृतिक में जितनी भी हमारी मानव निर्मित गतिविधियाँ हुए हमें सांस्कृतिक संगठक के रूप में हमें देखने को मिलेगा। तो पर्यावरण के 3 संगठक की बात की गई दोस्तों, एक तो जैविक घटक हो जाएगा, एक अजैविक घटक होगा और एक मानव सांस्कृतिक घटक हमें देखने को मिलेगा। सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर्गत हम क्या ले सकते हैं, आर्थिक जितनी भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है, जितनी भी हमारे सामाजिक कार्यक्रम हो रहे हैं, राजनीतिक गतिविधियाँ, ये सब शामिल हमें देखने को मिलेगी। अतः पर्यावरण कई संगठकों से निर्मित एक संरचना है। यह सभी जैविक और अजैविक अवयवों का सम्मिश्रण है। तो क्या दोस्तों, जैविक और अजैविक अवयवों का मिश्रण है जो जीवों को चारों ओर से प्रभावित करती है। पर्यावरण के कुछ कारक संसाधन के रूप में काम भी करते हैं और कुछ नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। तो दोस्तों, इसके अंदर बताया गया है कि जो पर्यावरण के कुछ कारक हैं संसाधन के रूप में, मतलब रिसोर्स के रूप में काम करते हैं, और कुछ फैक्टर्स क्या दोस्तों, नियंत्रक के रूप में काम करते हैं। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम रिसोर्स की बात करें तो जल क्या है दोस्तों, हमारे लिए एक संसाधन का काम करता है। यदि हम सबको पता है कि जल बिना जीवन हमारा संभव नहीं होगा, तो जल क्या होगा हमारे लिए, संसाधन। अब यदि बात करें नियंत्रक की, तो दोस्तों जैसे ओजोन लेयर क्या है, यूवी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकती है। तो ये क्या हमारे लिए एक रेगुलेटर रेगुलेटर या नियंत्रक के रूप में काम करने लगती है। ठीक है। पर्यावरण को बृहद और लघु स्तर पर समझा जा सकता है। इसके साथ ही क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर भी पर्यावरण में भिन्नताएं पाई जाती है। तो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि जो पर्यावरण क्या है, क्षेत्रीय और भूमंडलीय स्तर पर भी हमें भिन्नताएं देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, फिर एक डायग्राम हम देखते हैं पर्यावरण से संबंधित। यहाँ बीच में यदि हमारा पर्यावरण है तो इसमें बताया कि भिन्नताएं, तो भिन्नताएं क्यों आती है, तो उसके कुछ कारण बताए गए हैं। किसी न अलग अलग एरिया की जलवायु में परिवर्तन के कारण भी हमें पर्यावरण में अंतर देखने को मिलेगा। वहाँ की मृदा के प्रकार के अंतर के कारण भी हमें पर्यावरण में अंतर देखने को मिलेगा, और स्थलाकृति में भी हमें देखने को मिलेगा। जैसे कि यदि जलवायु की बात करें दोस्तों, यदि हम जलवायु की बात करें तो यदि जैसे जैसे हम 0 अक्षांश से 30 से 90 की हो जाते हैं तो जलवायु में अंतर हमें देखने को मिलता है। ठीक है। मृदा के प्रकार की यदि हम बात करें तो दोस्तों, मैदानी भाग में अलग प्रकार की, पर्वतीय भागों में अलग प्रकार की, और मरुस्थलीय भाग में अलग प्रकार की, और साथ के साथ टुंड्रा और टैगा में अलग प्रकार की मृदा हमें देखने को मिलेगी। स्थलाकृति की यदि बात करें तो स्थलाकृति में भी दोस्तों हम सबको पता होना चाहिए कि मैदानी स्थलाकृति, पहाड़ी, पर्वतीय ठीक है, और बर्फीली स्थलाकृति। तो ये सब क्या है दोस्तों, ये अलग अलग कारक क्या है दोस्तों, अलग अलग पर्यावरण का निर्माण करते हैं। स्तर की यदि बात करें तो बृहद स्तर पर जैसे वृक्ष का पर्यावरण एक बृहद स्तर का उदाहरण है, लेकिन लघु पर जीवाणु का पर्यावरण, जैसे मान लो दोस्तों इस छोटे से एरिया में छोटे से ही एरिया में क्या है, जीवाणु पनप रहे हैं और यहीं पर ही अपना निवास स्थान कर रहे हैं। तो ये क्या है, मान लो कि हो सकता है कि ये छोटा सा एरिया हो, 10 स्क्वायर फीट का एरिया हो, तो ये उसका छोटा पर्यावरण होगा। लेकिन जब हम बात करेंगे बृहद की, तो बृहद पर्यावरण मान लो कि पूरा का पूरा फॉरेस्ट है, तो ये कोई पूरा फॉरेस्ट एरिया है, तो पूरे का पूरा फॉरेस्ट एरिया क्या कहलाएगा, बृहद पर्यावरण कहलाएगा। जैसे मान लो पचमढ़ी का क्षेत्र, तो ये क्या है दोस्तों, पूरा बृहद पर्यावरण हमारा कहलाएगा। अगली बात करेंगे हम दोस्तों कारकों की, कि पर्यावरण के कारक कौन कौन से। तो पर्यावरण क्या है दोस्तों, संसाधन के रूप में भी हम डिवाइड कर सकते हैं, और नियंत्रक के रूप में भी हम पर्यावरण को डिवाइड कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने संसाधन और नियंत्रक का एक उदाहरण भी देखा था। अगला हम देखेंगे संगठक। तो पर्यावरण के संगठक कौन कौन है, एक तो भौतिक जिसे हम अजैविक बोलेंगे, एक जैविक संगठक, और ऊर्जा। ठीक है। भौतिक के अंदर दोस्तों हमने देखा था कि स्थल भी क्या है, पर्यावरण का पार्ट है, वायु, जल, ये सब क्या है दोस्तों, हमारे अजैविक घटकों के रूप में डिवाइडेड हमें देखने को मिलेगा। जैविक घटकों के अंदर हमें पादप, मनुष्य, जंतु, सूक्ष्म जीव, मतलब जितना भी हमारा फ्लोरा एंड फोना हमें पृथ्वी पर देखने को मिलेगा, वे सब क्या है दोस्तों, हमें जैविक घटक के रूप में हमें देखने को मिलेगा। अगला है ऊर्जा। तो ऊर्जा सनलाइट, तो हम सभी को पता है कि जो पृथ्वी पर सभी का जो ऊर्जा का स्रोत है वो क्या है, सौर है। और कुछ ऊर्जा हमें भूतापीय मतलब जियो थर्मल एनर्जी के रूप में भी हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों, आप सभी को पता है
कि जो पृथ्वी क्या है, इधर हम कोर, भूपटल, प्रवार, मेंटल है ना, निचला कोर, तो ये जो ऊपरी यहाँ से जो जियोथर्मल एनर्जी निकल रही है वो भी क्या है, हमारी ऊर्जा का एक स्रोत हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, तो दोस्तों इस पर आप कुछ एमसीक्यू फ्रेम किए गए, एमसीक्यू पर हम हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं, राइट। तो पर्यावरण से अभिप्राय है, तो एमसीक्यू क्या है वो दोस्तों, इसमें बताया कि पर्यावरण मतलब क्या। तो भूमि, जल, वायु, पौधे, पशुओं की प्राकृतिक दुनिया, जो इन सभी को चारों ओर से अस्तित्व में है। तो यस दोस्तों, ये वाला हमारा बिल्कुल सही है कि ये पर्यावरण के अंदर शामिल किया जा सकता है। उन सभी दशाओं का योग बोल रहा है कि उन संपूर्ण दशाओं का योग जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे हुए होती है। तो यस, ये बात भी बिल्कुल सही, इससे भी हम पर्यावरण का डेफिनेशन को फ्रेम कर सकते हैं। भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्वों की अंतर क्रियात्मक व्यवस्था जो अंतर संबंधित होती है, मतलब एक दूसरे पर डिपेंडेंट भी होती है और अंतर क्रिया मतलब इंटरेक्शन भी करती हैं। तो भौतिक, जैविक और सांस्कृतिक तत्व, यस दोस्तों, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। तो इसका मतलब है कि ऊपरी तो सभी डेफिनेशन हमारे पर्यावरण के अंदर आएंगी। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है, डी। और ये क्वेश्चन यूपीपीसी 2006 में पूछा गया। सो दोस्तों ये हम ऊपर पहले भी पढ़ चुके हैं पूरा का पूरी डेफिनेशन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण किससे बनता है, जीवीय घटकों से, अजैवीय घटकों से, भू आकृति घटकों से, सभी से। तो इसका आंसर भी क्या है दोस्तों, सभी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है। तो ये बताना है दोस्तों, पर्यावरण का कौन सा अंश हमें नहीं पता कर रहा है। ठीक है, तो परिचालन पर्यावरण, सांस्कृतिक, यस बिल्कुल हमें देखने को सांस्कृतिक पर्यावरण है, जैविक पर्यावरण और भौतिक पर्यावरण। लेकिन जो परिचालन पर्यावरण ये हमें बिल्कुल भी नहीं देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एक बार फिर से हम डेफिनेशन पढ़ लेते हैं ताकि हमारा पर्यावरण की जो डेफिनेशन है उसके ऊपर कमांड हासिल हो जाए। तो दो भौतिक पर्यावरण होगा, ठीक है, सांस्कृतिक पर्यावरण होगा और जैविक या बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट होगा। ठीक है, भौतिक पर्यावरण के अंदर हम भू आकृतियाँ, जलाशय, जलवायु, मृदा, खनिज इत्यादि आते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण में जितनी भी ह्यूमन एक्टिविटी होती है, आर्थिक क्रिया, सामाजिक क्रिया, राजनीतिक क्रिया शामिल होती है। ठीक है, वो जैविक पर्यावरण के अंदर जितनी भी हमारे फ्लोरा एंड फोना है वे सब हमें देखने को मिलेगा। सो दोस्तों ये हमारा पहला चैप्टर था पर्यावरण एवं विकास का। अब है धारणीय विकास या सतत विकास। तो अब हमारा जो नया चैप्टर आएगा धारणीय विकास या सतत विकास क्या होता है, पहले नोट्स पढ़ेंगे। तो धारणीय विकास की अवधारणा वह है जिसके तहत वर्तमान आवश्यकताओं के साथ साथ भविष्य की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा जाता है। तो दोस्तों ये क्या हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन है कि हम इस तरह से डेवलपमेंट करें कि जो वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं, जो हमारी वर्तमान पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, साथ के साथ जो भविष्य की पीढ़ी है उसकी भी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा जाए। तो इसे हम कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, राइट। धारणीय विकास प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के संदर्भ में अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय। तो दोस्तों अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय मतलब इस पीढ़ी के साथ साथ जो आने वाली पीढ़ी है उसको बोलेंगे अंतर पीढ़ी संवेदनशीलता। ठीक है, धारणीय विकास का मुख्य उद्देश्य पृथ्वी के प्राकृतिक संसाधनों को न्याय संगत उपयोग करना और उचित प्रबंधन करना है। हमें यह ध्यान देना होगा कि 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने अपनी रिपोर्ट दी थी, इसका नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। तो दोस्तों ईयर याद रखना 1987। इसके अंदर एक रिपोर्ट दी थी किसने, वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसने क्या दी थी, अवर कॉमन फ्यूचर मतलब हमारा साझा भविष्य। ठीक है, 1992 में आयोजित पृथ्वी सम्मेलन। तो पृथ्वी सम्मेलन का हुआ दोस्तों 1992 में। इसके अंदर एक रियो घोषणा है जो उसमें एजेंडा 21 था, इसके अंदर जो अवर कॉमन फ्यूचर में जो बात कही गई थी इसको समर्थन भी दिया गया। ठीक है, फिर सन 2002 में जोहान्सबर्ग 2002 में जोहान्सबर्ग में आयोजित सम्मेलन में इसका मुख्य उद्देश्य क्या था, सतत विकास था। ठीक है, तो वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के द्वारा 1987 में अवर कॉमन फ्यूचर, जिसे ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है दोस्तों, इसी अवर कार्बन फ्यूचर को ब्रंटलैंड रिपोर्ट भी कहा जाता है, उसके नाम से सस्टेनेबल डेवलपमेंट को जो विषय है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उठाया गया। तो जो भावी पीढ़ियों की ज़रूरत पूरे करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरी कर दे। तो यहाँ पर भी सेम दोस्तों फिर से क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की परिभाषा दी है, उन्होंने बोला कि ऐसा विकास जो अभी की जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति तो करे लेकिन जो भावी पीढ़ी है उसकी आवश्यकताओं की भी पूरी करता हो। ठीक है,
सतत विकास के लिए जैविक जैविक जैव विविधता का संरक्षण करना होगा, प्रदूषण का निरोध एवं नियंत्रण करना होगा और निर्धनता को घटाना भी आवश्यक है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया है यदि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहते हैं तो दोस्तों हमें जैव विविधता का जो हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उसका संरक्षण करना होगा, जो प्रदूषण है दोस्तों उसका हमें निरोध एवं नियंत्रण भी करना होगा और निर्धनता को भी घटाना आवश्यक है। तो इसके अंदर बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में हमें निर्धनता को भी घटाना है। प्रकृति की अपनी सुंदरता होती है और अपनी सीमाएं भी होती है। तो इसके अंदर बताया दोस्तों पृथ्वी की जो प्रकृति है तो प्रकृति की अपनी सुंदरता है और इसकी अपनी कुछ सीमाएं भी है दोस्तों। जैसे कि महात्मा गांधी ने कहा था कि इस पृथ्वी पर सबकी आवश्यकताओं के लिए तो है लेकिन किसी भी इंसान की लालच के लिए पर्याप्त नहीं है। तो हमें चाहिए कि सबसे पहले हम प्रकृति को समझें और समझने का प्रयास करें, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करें। तो दोस्तों इसके अंदर इस बात को प्रकाशित किया जा रहा है या उछाला जा रहा है कि हमें सबसे पहले क्या है प्रकृति को समझने का प्रयास करना होगा, उसके बाद अपनी विकास नीतियों का निर्धारण करना होगा। ठीक है, अतः आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक वांछित संतुलन बनाए रखना ही टिकाऊ या सतत विकास है। तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो आर्थिक विकास और पर्यावरण सुरक्षा के मध्य एक संतुलन बनाना होगा और ये संतुलन ही क्या दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट का आधार बनेगा। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बताया गया कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए एक अनिवार्य शर्त बताई गई है। तो उसमें एक अनिवार्य शर्त है कि हमारे पास सूचनाओं की उपलब्धता हो, मतलब हमारे पास हर प्रकार की इन्वायरमेंटल स्टडीज़ हमें होनी चाहिए, हमारे पास होनी चाहिए। तो दोस्तों अभी इस डायग्राम में भी बताया गया कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए किस तरह की सूचनाएं होनी चाहिए। तो पर्यावरण से संबंधित सूचनाएं होनी चाहिए और मनुष्य एवं उसकी क्रियाकलापों से संबंधित सूचना, जैसे पर्यावरण से कि जैविक अधिवास मतलब जहाँ भी जीव रह रहे हैं, जहाँ पर भी जीव आवास कर रहे हैं उनके संबंध में सूचना होनी चाहिए। जो भी हमारे प्राकृतिक संसाधन हैं उनके संबंध में सूचना होनी चाहिए। पर्यावरण का जो आधारभूत कारक है उनके बारे में और वर्तमान पर्यावरण की स्थिति क्या है इसके बारे में हमारी सूचना होनी चाहिए। अब ये है कुछ मनुष्य एवं उसके क्रियाकलापों से संबंधित सूचना, जैसे जनसंख्या वृद्धि की जो दर है वो क्या है, जनसंख्या का आकार कैसा है, कितना है, विभिन्न संसाधन में जो खाद्य उपलब्धता है वह कितनी है, गैर अनिवार्य संरचनात्मक सुविधाएं मतलब ऐसी संरचनात्मक सुविधाएं दोस्तों जो अनिवार्य नहीं है लेकिन फिर भी बनाई जा रही हैं। जैसे दोस्तों मान लो कि किसी पास घर नहीं है, यदि उसको घर दिया जा रहा है तो वो क्या है अनिवार्य अवसंरचना हो गई। जैसे कि किसी के पास शौचालय नहीं है तो हमने शौचालय के लिए हमारा जो स्वच्छता अभियान है उसके माध्यम से शौचालय बनाए जा रहे हैं, तो वो क्या है दोस्तों एक अनिवार्य संसाधन या अनिवार्य संरचना है। लेकिन दोस्तों यदि एक ही व्यक्ति के पास 10-10 मकान हैं, एक ही व्यक्ति के पास 20-20 25-25 माले की बिल्डिंग है पूरी की पूरी खाली पड़ी है, तो ये क्या दोस्तों गैर जरूरी, ठीक है, अवसंरचनात्मक सुविधा हो गई। ठीक है, औसत जीवन स्तर क्या है लोगों का ये भी हमें देखना होगा कि औसत जीवन स्तर क्या है और प्रति व्यक्ति आय क्या है, टेक्नोलॉजी का स्तर क्या है। तो इस तरह की सूचनाएं भी हमारे पास होनी चाहिए। ठीक है, इसमें बताया जा रहा है दोस्तों कि जो रिमोट सेंसिंग या सुदूर संवेदन टेक्नोलॉजी, सांख्यिकी विधि, भौगोलिक सूचना तंत्र, पर्यावरण सूचना तंत्र इत्यादि तरीकों से हम सूचनाओं को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके अंदर दोस्तों वो रास्ते बताए गए हैं कि किन रास्तों के माध्यम से हम सूचनाओं का भंडारण कर सकते हैं, एकत्रण कर सकते हैं। इन सूचनाओं के आधार पर क्या दोस्तों अनुकूलतम स्तर पर का निर्धारण किया जा सकता है और विकास की योजनाओं की रूपरेखा तैयार की जा सकती है। तो दोस्तों इस पूरे पैराग्राफ का मतलब ये था कि यदि हम बेहतर तरीके से सूचनाओं का भंडारण और एकत्रण करते हैं और उसके बाद इन सूचनाओं के आधार पर यदि हम हमारी योजनाएं या कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करते हैं तो वे हमें सतत विकास में जरूरी ही बहुत मदद पहुंचाएंगी। अब दोस्तों एमसीक्यू देखते हैं किस तरह से इस टॉपिक पर एमसीक्यू पूछे गए। तो क्वेश्चन ये है कि सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। यस डेफिनेटली इट इज़ इम्पोर्टेंट। ठीक है, अगला बता रहा है कि सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जो भावी पीढ़ी की ज़रूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। यस दोस्तों यह भी हमें सही देखने को मिला, मतलब ए और आर दोनों ही सही है और साथ ही सही व्याख्या भी करे, तो इसका आंसर हमारा पहला ही देखने को मिलेगा। राइट, तो दोस्तों ये हम पढ़ ही चुके हैं वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ब्रंटल एंड रिपोर्ट। ठीक है, कॉमन फ्यूचर। ठीक है, इसके अंदर बताया भी गया था कि सामाजिक वर्तमान की आवश्यकताओं की पूरी करते हैं और भावी पीढ़ी। राइट, 1987 में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन जिसे हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की चर्चा आरंभ हुई, तो इसमें क्या था, तो ये है इसका आंसर है अवर कॉमन फ्यूचर। दोस्तों पीछे हम पढ़ ही चुके हैं हमारे नोट्स में कि अवर कॉमन फ्यूचर ने सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात को प्रमुखता से उठाया।
इसमें अगर नीचे देखिए कालानुक्रम में बताना है दोस्तों, तो सबसे पहले बताना कि कब कौन सी रिपोर्ट हमारे सामने आई। दोस्तों पृथ्वी सम्मेलन की यदि हम बात करें, पृथ्वी सम्मेलन दोस्तों हम सभी को पता है कि 1992 में आया था, ठीक है। फिर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1972-73 में आता है, लिमिट्स टू वर्ड भी पहले आती है, फिर ब्रंटलैंड 1987 में हमें देखने को मिलेगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1976 के समथिंग आता है, तो देखते हैं इसका आंसर हमें क्या देखने को मिलेगा। सॉरी 76 नहीं, 72-73, यस। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल सॉरी 1989 में, तो ये 1989 में आएगा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और लिमिट्स टू ग्रोथ सबसे पहले आती है, तो लिमिट्स टू ग्रोथ आती है 1972 में, ठीक है, 1972 में। तो दोस्तों सबसे पहला क्या आएगा, 1972 वाला आएगा, तो सबसे पहले चौथा आंसर, तो यहाँ पे ये हमें देखना पड़ेगा, चौथा यहाँ है। फिर उसके बाद दूसरा आएगा कि 1987, और फिर ब्लंट ट्रेंड रिपोर्ट, यस, तो इसका आंसर बी। तो दोस्तों हमने देखा कि इसमें देख लेते हैं हम कि द लिमिट्स टू ग्रोथ का प्रकाशन 1972 में होता है, पृथ्वी शिखर सम्मेलन 1992 में, ब्रंटलैंड आयोग अपनी रिपोर्ट 1987 में देता है, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या दोस्तों 26 जनवरी 1989 में हमें देखने को मिलता है। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1989 में आता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला एमसीक्यू है, संधारणीय विकास के उपयोग की अंतर पीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय क्या है। तो दोस्तों इसके अंदर प्राकृतिक, भौतिक, औद्योगिक, सामाजिक, तो दोस्तों इसके अंदर प्राकृतिक संसाधन इसका विषय हमें देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर हम सबको पता होना चाहिए कि संवेदनशीलता का विषय प्राकृतिक संसाधन, ठीक है। सतत विकास के लिए आवश्यक, बोल रहा है कि सतत विकास के लिए क्या ज़्यादा आवश्यक है, जैव विविधता का संरक्षण, यस, प्रदूषण का निरोध, यस, निर्धनता घटाना, यस। तो सभी के सभी दोस्तों क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए जरूरी हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक आया दोस्तों हमारे पास कार्बन चक्र और जल चक्र। तो इसमें दोस्तों हमारा जो इन्वायरमेंट में जो कार्बन चक्र है और जल चक्र, इसके ऊपर हमें देखने को मिलेगा कि इस टॉपिक में किस तरह से हमें अप्रोच रखनी है। तो सबसे पहले हम नोट्स पढ़ते हैं और नोट्स के माध्यम से देखते हैं कि हमें क्या क्या मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कवर करना है। तो पर्यावरण विभिन्न अजैविक और जैविक घटकों से मिलकर बना है, यस, बिल्कुल हम पढ़ चुके हैं। ये जैविक घटक और अजैविक घटक आपस में अंतरक्रिया भी करते हैं, यस, बिल्कुल करते हैं। सामान्यतः ये अंतरक्रिया एक चक्रीय रूप में होती है। सो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो अंतरक्रिया हो रही है वो क्या है, एक चक्रीय रूप में होती हुई हमें दिखाई दे रही है, ठीक है। अर्थात तत्वों का चक्रण एक रूप से दूसरे रूप में होता है। तो इसमें बताया गया दोस्तों, ये जितने भी एलिमेंट्स हैं, तत्व हैं, इनका एक रूप से दूसरे रूप में इनका चक्रण होता है, और यह चक्रण प्रकृति में कार्बन चक्र, जल चक्र इत्यादि के रूप में दिखाई देता है। दोस्तों कार्बन चक्र, जल चक्र के अलावा हम नाइट्रोजन चक्र भी देखेंगे, फास्फोरस चक्र, सल्फर चक्र, ये चक्र भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बनिक पदार्थों के अपघटन से, जीवधारियों के द्वारा श्वसन प्रक्रिया से, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से, जीवाश्म ईंधनों इत्यादि से कार्बन डाइऑक्साइड पहुंची। तो दोस्तों ये बता रहा है कि जो कार्बन चक्र है हमारा, तो कार्बन चक्र में किस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन हमें देखने को मिलेगी। तो कार्बन चक्र के अंदर कार्बन क्या है, कार्बनिक पदार्थों का अपघटन, मतलब डिकम्पोजिशन ऑफ ऑल ऑर्गेनिक मैटर। तो जितनी भी कार्बनिक पदार्थ है उनका जब डिकम्पोजिशन या अपघटन होगा, तब हमें कार्बन पर्यावरण में निर्मुक्त होती हुई दिखेगी जीवधारियों के शोषण के द्वारा। तो दोस्तों जितने भी हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं या फिर मनुष्य हैं, पशु पक्षी जो भी है, यदि वे शोषण कर रहे हैं तो शोषण में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड का रिलीज करते हैं और ऑक्सीजन को इनहेल करते हैं या अंदर लेते हैं। तो यस, ज्वालामुखी प्रक्रियाओं से भी दोस्तों कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन का निर्मुक्त होता है पर्यावरण में। जीवाश्म ईंधनों के दहन इत्यादि से भी कार्बन डाइऑक्साइड पहुंचती है, यस दोस्तों। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं और वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं। तो इसमें बताया गया दोस्तों, जो हमारे ऑटोट्रॉफ्स है, हमारे जो पौधे हैं, क्या है ये, क्या है दोस्तों, सनलाइट से प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करते हैं, और कार्बोहाइड्रेट के निर्माण के समय क्या, जो वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है उसको एब्जॉर्ब करते हैं और साथ ही साथ ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। कार्बन चक्र वायुमंडल में कार्बन तत्व का संतुलन बनाए रखता है, ठीक है, तो नॉर्मल बात है। तो दोस्तों कार्बन चक्र का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है कि किस तरह से हमारा जो पादप है उसने क्या है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल से ली, उसके बाद ऑक्सीजन छोड़ी, और फिर कार्बनिक यौगिक के रूप में हमें जंतु में अकार्बनिक सेल, पेट्रोलियम, कोयला, चूना पत्थर, कार्बोनेट, इन सब से भी कार्बन रिलीज होती हुई हमें दिखेगी, राइट।
हमें ध्यान देना है कि जो कार्बन पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। तो इसमें बताया गया दोस्तों, जो कार्बन है पृथ्वी पर बहुत सारी अवस्थाओं में पाया जाता है। ठीक है, मूल रूप से यदि कार्बन हमें मूल रूप से देखना हो तो हमें ग्रेफाइट और हीरा में देखने को मिलेगा। तो हीरा और ग्रेफाइट में क्या है दोस्तों, कार्बन मूल रूप से पाया जाता है। लेकिन यौगिक के रूप में यह वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में, इसमें यह बताया जा रहा है कि जो कार्बन है एक यौगिक के रूप में, एक कंपाउंड के रूप में वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में विद्यमान रहता है। कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के रूप में भी हमें कंपाउंड फॉर्म में देखने को मिलता है। विभिन्न प्रकार के खनिजों में भी कार्बन पाया जाता है। खनिज मतलब दोस्तों जितने भी हमारे मिनरल्स हैं उनके अंदर भी क्या है दोस्तों, कार्बन हमें देखने को मिलेगा। जल की तरह कार्बन का भी विभिन्न भौतिक और जैविक क्रियाओं के साथ पुनर्चक्रण होता है। तो दोस्तों जिस तरह से जल का पुनर्चक्रण होता है, ठीक उसी प्रकार से कार्बन का भी क्या है दोस्तों, भौतिक एवं जैविक क्रियाओं के द्वारा, भौतिक एवं जैविक क्रिया दोनों याद रखना दोस्तों कि भौतिक और जैविक क्रियाओं के द्वारा क्या है, पुनर्चक्रण होते रहता है कार्बन का, राइट। अब दोस्तों नेक्स्ट हम पढ़ेंगे जल चक्र। इस क्या दोस्तों, अब हम जल चक्र के बारे में पढ़ेंगे कि जल चक्र किस तरह से काम कर रहा है। तो जल चक्र में सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो जल चक्र के अंदर क्या दोस्तों, सौर विकिरण, जितनी भी हमारी सनलाइट है उसकी इंपॉर्टेंट भूमिका हमें देखने को मिलेगी। सौर विकिरण जल चक्र को चालित करता है। मतलब जैसे कि पेट्रोल डीजल क्या है हमारे मोटर वाहन को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक उसी प्रकार से जल चक्र को कंप्लीट होने के लिए या एक्साइट करने के लिए क्या है दोस्तों, चलाने के लिए हमें सनलाइट या सोलर विकिरण, सोलर रेडिएशन की ज़रूरत होती है। जल का वाष्पीकरण करता है, क्योंकि दोस्तों जब सोलर रेडिएशन के द्वारा जल का वाष्पीकरण होता है तभी क्या है, जल क्या है भाप के रूप में ऊपर उठता है, फिर बाद में बादल बनते हैं, कंडेंसेशन होता है और उसके बाद वर्षण होता है, राइट। वायुमंडल में नमी वर्षा का निर्धारण करती है। तो दोस्तों इसके अंदर ये हमें इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि पूछा है कि वायुमंडल में जो नमी है वर्षा का निर्धारण करती है, यस, तो बिल्कुल ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। सभी प्रकार की वर्षा की मात्रा, जैसे चाहे बूंदाबांदी हो, वर्षा हो, बर्फबारी हो, ये सभी क्या है वायुमंडल की नमी की मात्रा में वृद्धि से बढ़ जाती है। तो दोस्तों जैसे जैसे वायुमंडल में नमी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे बूंदाबांदी, बर्फबारी, इनमें भी हमें वृद्धि देखने को मिलेगी। सौर विकिरण के द्वारा बर्फ का जल द्रवीकृत हो जाता है। तो दोस्तों इसके अंदर बताया गया कि जो सौर विकिरण है बर्फ का जल क्या हो, लिक्विड बदल जाता है, बर्फ लिक्विड में बदल जाता है। जल चक्र हाइड्रोस्फीयर में जल चक्र की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। तो दोस्तों इसमें बताया जा रहा है ये जल चक्र क्या है, हाइड्रोस्फीयर में जल की विभिन्न गतिविधियों को दर्शाता है। प्रकृति में जल चक्र को निम्न प्रकार से, तो ये डायग्राम बताया गया दोस्तों कि जैसे मान लो ये समुद्र है, नदियाँ, झीलें हैं, इन सभी से क्या है दोस्तों, पानी क्या है ऊपर गया, ऊपर गया, ऊपर गया, फिर बादलों का निर्माण वाष्पीकरण के द्वारा ऊपर गया, फिर कंडेंसेशन होता है दोस्तों, ये ऊपर कम तापमान होता है, जैसे जैसा टेम्परेचर कम होता है वैसे वैसे ये भाप क्या है बूंद के रूप में बदलने लगती है, और फिर ये धीरे 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 वापस क्या है दोस्तों पृथ्वी पर आ जाता है, ठीक है। और वर्षा के रूप में क्या है पृथ्वी पर हमें नीचे देखने को मिलता है। तो यही पूरा हमारा जल चक्र कहलाता है, राइट। जल चक्र पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। तो इसमें बताया गया दोस्तों जल चक्र क्या है, पौधों की वृद्धि में सहायक होता है। पौधे भूमि में प्रतिरूपित किए जाते हैं। यदि दोस्तों क्या है जो पौधे हैं एक जगह से उखाड़ कर दूसरी जगह हम उनका रोपण कर रहे हैं तो भूमि में उपस्थित मूल रोम के द्वारा भी जल का अवशोषण करते हैं। तो भूमि में उपस्थित क्या दोस्तों जो जल है उसका भी मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण करते हैं। सामान्यतः पौधों के अधिकांश मूल रोपण, मूल रोम क्या है दोस्तों, इसमें मूल रोम की बात करें कि जो मूल रोम है, फोकस पॉइंट है मूल रोम, ठीक है। मूल रोम प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं हो पाती है, ठीक है। हमें ध्यान देना हो कि मूल रोम मृदा में उपस्थित मृदा विलियन सॉइल सॉल्यूशन के संपर्क में रहते हैं। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि मान लो ये कोई पौधा है, ठीक है, यहाँ समझते हैं हम। मान लो दोस्तों ये हमारा क्या है, पौधा है, वो अभी यहाँ पर है, इसको हमने यहाँ पर प्लांट किया, ठीक है। तो यहाँ पर हमने प्लांट किया तो ये इसकी जो जड़ें हैं, इसके अंदर जो मूल रोम है, जब हम दूसरी मृदा में जाएंगे तो इस सॉइल सोल्यूशन के कारण क्या दोस्तों ये वाटर को ऊपर पहुंचाते हैं, लेकिन प्रतिरोपण के कारण क्या दोस्तों अधिकांश ये मूल रोम क्या है नष्ट हो जाते हैं। और जब मूल रोम नष्ट हो जाते हैं तब वे क्या है बेहतर तरीके से वृद्धि नहीं कर पाते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि जितने भी पौधों का हम प्रतिरोपण करते हैं या वृक्षारोपण करते हैं तो 100 पौधे लगाते हैं तो मुश्किल से 30, 40 या 50 पौधे ही पूरी तरीके से फल फूल पाते हैं,
क्योंकि दोस्तों उनके जो मूल रोम हैं, मूल रोम नष्ट होने के कारण क्या है दोस्तों, सॉइल सॉल्यूशन को बेहतर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पाते हैं। इन मूल रोमों के द्वारा पौधों से जल का अवशोषण होता है। मूल रोम कोशिका भित्ति सेलुलोज से बनी होती है। तो इसमें बताया गया दोस्तों कि जो मूल रोमों की जो मूल रोम है उनकी कोशिका भित्ति क्या है, सेलुलोज से बनी होती है। इसके साथ ही उनमें कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। तो इनके अंदर क्या है, पेक्टिन भी पाया जाता है। तो ये भी याद रखना दोस्तों कि कुछ पेक्टिन भी पाया जाता है। पेक्टिन के कारण ही मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। ठीक है, तो पेक्टिन के कारण ही क्या दोस्तों, मूल रोम मृदा से चिपके रहते हैं। मूल रोमों की जो कोशिका भित्ति पारगम्य होती है, मतलब परमीबल होती है। इसके अलावा एक कारण यह भी है कि खेतों में उर्वरकों का प्रयोग करने पर यदि शीघ्र ही अधिक जल से खेतों की सिंचाई नहीं होती है तो मृदा विलयन या सॉइल सॉल्यूशन की सांद्रता अधिक हो जाती है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि यदि हम जैसे कोई गेहूं की फसल है या कोई भी चने की फसल है, यदि हमने फर्टिलाइजर उपयोग किया है, यदि उसके बाद हमने तुरंत सिंचाई नहीं की, तब भी क्या है, हमारा सॉइल सॉल्यूशन का जो कंसंट्रेशन अधिक हो जाता है, जिसके कारण हमारे जो मूल रोम है वे नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे जड़ के मूल रोमों के द्वारा जल अवशोषण करना कठिन हो जाता है और पौधे मुरझा जाते हैं। ठीक है, उल्लेखनीय है कि जल अवशोषण प्राय प्राप्य भूमि या अवेलेबल सॉइल वाटर के दोस्तों ये बताएगा कि जो जल का जो अवशोषण है, कोई भी पौधा जल का अवशोषण किन किन कारकों पर करेगा। तो इसको बताया है अवेलेबल सॉइल वाटर, मृदा का तापमान, मृदा का विलयन की सांद्रता, मतलब सॉइल सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन, और मृदा की वायु के साथ, ये सभी कारकों पर निर्भर करती है। तो दोस्तों एक बार फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि किन किन कारकों पर निर्भर करती है। अवेलेबल सॉइल वाटर, ठीक है, मृदा का टेम्परेचर कितना है, मृदा का सॉइल सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन कितना है, मृदा के अंदर जो वायु है वो कैसी है। तो इतने सारे कारक इनके ऊपर निर्भर करती है कि हमारा मूल रोम किस तरह से वाटर को ऊपर पहुंचाएगा। इस प्रकार जलमंडल में स्थित जल चक्र पर्यावरण में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, जल चक्र के साथ साथ वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां भी पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है दोस्तों, एमसीक्यू पूछा गया है, विचार करना है। तो इसमें बताया गया कि कौन सी क्रियाएं कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड को जोड़ती हैं, मतलब इसमें ऐड करने वाली बात की गई। तो दोस्तों यस, अब हम देखते हैं कि कौन कौन सी ऐड करती हैं। जैसे कि यदि बात करें जैविक पदार्थों का अपघटन, यस, जैविक पदार्थों का अपक्षय बिल्कुल जोड़ता है। ज्वालामुखी क्रियाएं भी जोड़ती हैं, शोषण भी जोड़ता है। लेकिन दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण क्या है, प्रकाश संश्लेषण तो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, मतलब कम करता है। तो ये हमारा एक हट जाएगा। इसका आंसर होगा 2 3 4। तो 2 3 4 ये हमारा सी आंसर हमें देखने को मिलेगा, और ये यूपीएससी प्रीलिम्स में पूछा गया क्वेश्चन है, राइट। नेक्स्ट है दोस्तों, ये हम पूरी डेफिनेशन पहले ही पढ़ चुके हैं नोट्स में। निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी के कार्बन चक्र में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नहीं बढ़ाता। तो दोस्तों इसमें आप पूछा कि कौन नहीं बढ़ाता है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को। तो ज्वालामुखी क्रिया बढ़ाती है, जैविक पदार्थों का क्षय बढ़ाता है, शोषण भी बढ़ाता है, लेकिन प्रकाश संश्लेषण नहीं बढ़ाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण। मतलब यूपीएससी में जो 2011 में पूछा गया था, बस इसके अंदर प्रश्न पूछने का तरीका चेंज कर दिया, राइट। सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है। तो सौर विकिरण की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कार्बन चक्र में, हाइड्रोजन चक्र में, जल चक्र में, नाइट्रोजन चक्र में। तो सौर विकिरण की सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका हमें क्या है दोस्तों, जल चक्र में देखने को मिलेगी। क्योंकि यदि जल चक्र में सौर विकिरण में वाष्पीकरण नहीं होगा तो क्या पानी भाप बनकर ऊपर नहीं उठ पाएगा, उसके कारण बादल नहीं बनेंगे और फिर वर्षा भी हमें नहीं देखने को मिलेगी, राइट। तो दोस्तों ये हम पढ़ चुके हैं पहली जल चक्र। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है। तो वर्षा की मात्रा क्या है, वायुमंडल में जो नमी है उस पर निर्भर करती है। तो वायुमंडलीय नमी पर डिपेंड करती है वर्षा की मात्रा। कई प्रतिरोपित पौधे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि मिट्टी में ईस्ट खनिज पदार्थ नहीं होते। अधिकांश मूल रोग नई मिट्टी को सख्ती से जकड़ लेते हैं। प्रतिरोपण के दौरान मूल रोग नष्ट हो जाता है। तो यस दोस्तों, प्रतिरोपण मतलब जब हम प्लांटिंग करते हैं तो कई मूल रोग के यहाँ दोस्तों हमें अधिकांश मूल रोग नष्ट हो जाते हैं, इसी कारण वे बढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हमें देखने को मिलेगा, और ये यूपीएससी 2013 का क्वेश्चन है। पौधे के अधिकांश मूल रोग प्रतिरोपण के कारण नष्ट हो जाते हैं, इसलिए कई प्रतिरोपित पौधों में वृद्धि नहीं देखने को मिलती है। यदि खेतों के अंदर उर्वरकों का प्रयोग किया है और यदि शीघ्र ही हमने जल में क्या खेतों की सिंचाई नहीं होती है, तो मृदा के अंदर जो सॉइल सॉल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है
और जड़ के मूल रोम के द्वारा जल का अवशोषण करना कठिन हो जाता है, जिस कारण वे मुरझा जाते हैं। ठीक है, सो दोस्तों एक बार इसको वीडियो पॉज करके बिल्कुल पढ़िएगा। तो आज की वीडियो लेक्चर में दोस्तों इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम वायुमंडल वाला टॉपिक कवर करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।